नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आधे से ज़्यादा RTC मुलाजमीन को घर भिजवाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद को कम करने का मंसूबा है। इसके लिए VRS या CRS पर अमलावरी की जा सकती है। कॉरपोरेशन से जिन अफराद की मुलाजिमत को ख़त्म किया जाने वाला है, उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए कॉरपोरेशन की अराजियात को फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसी तरह कॉरपोरेशन में बसों को कम करने के साथ साथ मज़ीद रूट्स को प्राइवेटाइज करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में एक जामे रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए अब नज़र डालते हैं कि RTC मुलाजिमीन की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। रियासत भर में कॉरपोरेशन के 49,758 मुलाजमीन हैं। 52 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन की तादाद 21,680 है, जिनमें से 34 साल की सर्विस मुकम्मल करने वालों की तादाद 16,540 है। अभी तक 2,600 से ज़्यादा ड्राइवर्स की खिदमत दीगर महकमों के हवाले कर दी गई हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 21,000 मुलाजमीन को VRS या CRS के ज़रिए सुबुकदोश किया जा सकता है, तो सेटलमेंट के तहत तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया गया है। ज़राए के मुताबिक RTC में VRS या CRS के लिए मुलाजिमीन की उम्र और सर्विसेज को तरजीह दी जाएगी। इस हिसाब से 21,680 मुलाजिमीन को जबरन घर भिजवाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक RTC में 52 साल से ज़ायद उम्र के 22,000 से ज़ायद मुलाजिमीन हैं। उनमें से बाज़ की खिदमत महकमे पुलिस, फायर, पंचायत राज और म्यूनसिपल के हवाले कर दी गई हैं, जहां वो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन तमाम को फेरिस्त से हटा दिया जाए तो 52 साल से ज़ायद उम्र के 21,680 मुलाजमीन इस वक्त RTC में हैं। उनमें से 34 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन की तादाद 16,540 है। ज़राए से मालूम हुआ है कि ये तैयारियां तकरीबन 10 दिन कबल ही शुरू कर दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की वाज़ेह हिदायत के बाद मुलाजमीन को घर भिजवाने के लिए माहौल तैयार कर दिया गया है। वाज़ेह है कि RTC में नए तकर्रुरात बंद हैं। वजीफ़े पर सुबुकदोश होने वालों की जगह नए अपॉइंटमेंट्स नहीं किए जा रहे हैं। साल 2019 से तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तकर्रुरात का अमल रोक दिया गया है। इससे कबल बाज़ तकर्रुरात किए जाते थे, लेकिन 2019 के बाद मुकम्मल तौर पर नए अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया गया। साल 2019 में कॉरपोरेशन में जुमला 51,762 मुलाजमीन थे, जिनकी तादाद इस वक्त 49,758 तक पहुंच गई है, क्योंकि वजीफ़े पर सुबुकदोश होने वालों की जगह नए मुलाजमीन का तकर्रुर नहीं किया जा रहा है। इसी तरह कॉरपोरेशन के पास 9,705 बसें हैं, जिनमें से 6,578 बसें कॉरपोरेशन की हैं, जबकि बकिया 3,127 हायर्ड बसेस हैं। जुलाई से तकरीबन 1100 बसों को बाजू रख दिया गया है, क्योंकि मियाद मुकम्मल होने की वजह से ये गाड़ियां सड़क पर चलने के काबिल नहीं हैं। इसके अलावा जारिया साल 5,100 रूट को खानगी अफराद के हवाले कर दिया गया। RTC में एक बस के लिए 6 या उससे कम मुलाजमीन होते हैं। सड़कों को प्राइवेटाइज और मियाद मुकम्मल होने के बाद बसों की फ़रोख्त की वजह से इस वक्त एक बस के लिए 11 मुलाजमीन हो चुके हैं। RTC ने हुकूमत को पेश करदा रिपोर्ट में कहा कि एक बस के लिए इतने ज़्यादा मुलाजमीन कॉरपोरेशन के लिए बोझ साबित हो रहे हैं। इस वक्त RTC में 2-3 मंसूबे बनाते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। VRS के लिए मुलाजमीन को राग़िब करने बड़े पैमाने पर माशी फ़वाइद ज़रूरी हैं, यानी कि पैकेज ऐसा शानदार हो कि मुलाजमीन रज़ाकाराना तौर पर सुबुकदोशी के लिए तैयार हो जाए। मिसाल के तौर पर 30 से 34 साल की उम्र में मुलाजिमत हासिल करते हुए 18 साल सर्विस अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बकिया सर्विस की मियाद के लिए कम से कम 30 से 35 लाख का पैकेज देना पड़ सकता है। पहले ही कॉरपोरेशन नुकसान में है और ऐसे पैकेज से इस पर मज़ीद बोझ पड़ सकता है। इसलिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे के मुज़दाक़ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने पर गौर किया जा रहा है कि मुलाजमीन VRS भी ले रहे हैं और कॉरपोरेशन पर बोझ भी आयद ना हो। इसीलिए कॉरपोरेशन की अराजियात को फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया गया है। RTC मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के लिए उन्हें दिए जाने वाले माशी फ़वाइद की तकमील की गरज से बाज़ गैर इस्तेमाल जायदादों को फ़रोख्त करने का मंसूबा है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 4 मकामात पर अराजियात को फ़रोख्त करने पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह निर्मल, यादद्री, करीमनगर में भी RTC की अराजियात को लीज़ पर दिया गया है।
मालूम हुआ है कि यहाँ मुनासिब तौर पर किराया वसूल नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्हें फ़रोख्त करने पर गौर किया जा रहा है ताकि उस रकम से मुलाजमीन का सेटलमेंट किया जा सके। अभी तक बाज़ मुलाजमीन को दूसरे महकमों को भिजवाने के बाद बाज़ को शी टॉयलेट ड्राइवर के तौर पर मुकर्रर किया गया, जबकि बाज़ की खिदमात कार्गो के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अलावा अजीम बाज़ ड्राइवर्स को बल्दिया, पुलिस और R&B जैसे महकमों को भी भिजवाने का इम्कान है। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के मौके पर ही ये वाज़ेह हो चुका था कि हुकूमत RTC को चलाने के मूड में नहीं है और अब ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉरपोरेशन ख़त्म हो जाएगा या उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं काबुल की, यानी अफ़गानिस्तान की काबुल एयरपोर्ट की तरफ पीर के रोज़ सुबह 5 रॉकेट दागे गए जिन्हें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। इस हमले की तस्दीक व्हाइट हाउस ने कर दी है। प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलीवन और चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन ने सदर जो बाइडन को इस मामले की इत्तला दे दी है। सदर को यह भी बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर चल रही मुहिम को जारी रखा जाएगा। सदर ने भी अपने अहकाम को दोहराया है कि ग्राउंड पर मौजूद अमरीकी फ़ौज की हिफाजत पुख्ता करने के लिए जो भी कार्रवाई ज़रूरी हो वो की जाए। अफ़गानी हुकूमत में काम करने वाले साबिक सिक्योरिटी अहलकार ने बताया कि इन रॉकेट्स को नॉर्थ काबुल से एक गाड़ी से दागा गया था। वहीं एयरपोर्ट के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवाज़ें मकामी शहरियों ने सुनी। लोगों के मुताबिक मिसाइल से बम के टुकड़े भी गिरे। इससे समझा जा सकता है कि कम से कम एक रॉकेट तो तबाह कर दिया गया। हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां वाक़ है, वहां से नॉर्थ में बनी इमारतों के ऊपर धुआं उठता देखा गया। सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें सामने आई लेकिन उनकी तस्दीक नहीं की जा सकी। करीब 8 बजे खबर आई थी कि काबुल के ऊपर से रॉकेट उड़ने की आवाज़ें सुनी गई, तब उनके टारगेट की जानकारी नहीं थी। इतवार के रोज़ भी काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने इतवार की शाम एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने बयान जारी कर बताया था कि आईसिस का एक सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। इससे पहले ड्रोन की मदद से एयर स्ट्राइक कर कार को उड़ा दिया गया। तालिबान ने भी बयान जारी कर उस वाक़े की तस्दीक की है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उस सुसाइड बॉम्बर गाड़ी में नहीं था। अमेरिका ने इससे पहले जुमे के रोज़ भी अफगानिस्तान के नंगरहार में हमला किया था। अमेरिका ने कहा था कि ये हमले काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करने वाले आईसिस के ठिकानों पर किए गए। हालांकि तालिबान की राय इसे लेकर अलग है। काबुल में पिछले हफ्ते फिदाइन हमले में मारे गए 13 अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें इतवार के रोज़ अमेरिका के डेलावेयर लाई गई। इन्हें वहाँ पूरे एहतराम के साथ डोवर एयरफोर्स बेस पर उतारा गया। सदर जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन अली सुबह डेलावेयर पहुंच गए थे, तब ये लाशें डोवर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे तो प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के साथ डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और तमाम बड़े अफसर मौजूद थे। एयरबेस पहुंचने से पहले फर्स्ट फैमिली ने मारे गए तमाम फौजियों के फैमिली मेंबर्स से अकेले में मुलाकात की और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। सदर अमेरिका ने कहा कि इन अमेरिकी फ़ौजियों ने मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, हमें उन पर फ़ख्र है। मारे गए अमेरिकी फ़ौजियों में 11 मरीन कमांडो, एक नेवी मेडिकल पर्सनल और एक दीगर एसोसिएट शामिल है। जुमेरात के रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदाइन हमले में इन सभी की मौत हुई थी। मजमूई तौर पर 174 लोग मारे गए थे। अमेरिकी फ़ौजियों के अलावा मारे गए सभी लोग अफ़गानिस्तान के शहरी थे। जानकारी के मुताबिक काबुल में अब भी 2500 से ज़्यादा अमेरिकी मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ौजी भी हैं। Already pre-positioned resources that we know are going to be needed and equipment and response teams in the region. This includes 2.5 million meals. अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में अब सिर्फ 300 अमेरिकी रेस्क्यू किए जाने के लिए बाकी हैं। उन्हें महफूज अमेरिका लाया जाएगा। अमेरिकी सदर के सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलीवन ने कहा कि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान छोड़कर जाने देगा। उन्होंने कहा कि तालिबान ने उन्हें इस बात का वादा किया है और हम इस हालत में हैं कि तालिबान को उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। सलीवन ने कहा कि अमेरिका में इतनी सलाहियत है कि वो बिना अफगानिस्तान में मिलिट्री तैनात किए वहाँ दहशतगर्दी को कुचल सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इन 300 लोगों ने
उन्हें बताया कि ये अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम तेज़ी से काम करें ताकि उन्हें एयरपोर्ट तक लाया जा सके, प्लेन में बिठाया जा सके और अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा सके। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने वाली है। कुछ अमरीकियों ने फिलहाल अफगानिस्तान में रुकने का फैसला किया। ब्लिंकन ने भरोसा दिलाया है कि इन लोगों को अफगानिस्तान में ज़्यादा वक्त के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान समेत तकरीबन 100 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि तालिबान ने उनसे वादा किया है कि काबुल छोड़कर जाने वाले दीगर ममालिक के सभी शहरियों और अफगान शहरियों जिनके पास मुनासिब सफरी दस्तावेजात हैं उनको महफूज इनखला की इजाज़त दी जाएगी। सरकारी ज़राए ने पीर के रोज़ ये इतला दी। यह बयान अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों की इनखला की डेडलाइन से महज एक दिन पहले आया। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तरफ से इतवार को अफगानिस्तान इनखला सफरी यकीन दहानियों पर मुश्तरका बयान के उन्वान से जारी बयान में कहा गया कि हमें तालिबान से वाज़ेह तवक्कुआत हैं, हम इसकी तस्दीक करने वाले तालिबान के अवामी बयानात पर तवज्जो देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा कि आज तकरीबन 100 ममालिक ने तालिबान की जानिब से कराई गई यकीन दहानियों पर एक मुश्तरका बयान जारी किया है कि हमारे ममालिक से ट्रैवल अथॉरिटी वाले तमाम गैर मुल्की शहरी और किसी भी अफगान शहरी को महफूज तरीके से अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि हम तालिबान को इस अज़्म पर कायम रखेंगे। मुश्तरका बयान में कहा गया कि हम सब इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि हमारे शहरी, रिहायशी, मुलाजमीन और अफगानी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और जो ख़तरे में हैं वो अफगानिस्तान से बाहर के मकामात पर आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकते हैं। अमरीका 31 अगस्त यानी मंगल को अपनी अफवाज और अहलकारों का इनखला मुकम्मल कर लेगा, लेकिन उसने कहा कि अगर कुछ अमरीकी शहरी रह जाते हैं तो वो तालिबान से उन्हें महफूज रास्ते की इजाज़त की तवक्को करेगा। अफगानिस्तान में इख्तिदार पर काबिज होने के बाद तालिबान दुनिया भर से अपनी गवर्नमेंट के लिए रजामंदी चाह रहा है। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। खुद को बेहतर दिखाने के लिए तालिबान ने अफीम उगाने वाली अहम रियासतों को उसकी खेती करने से रोक दिया। ये भी तब जब तालिबान की फंडिंग का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। पिछले साल तालिबान ने ड्रग्स से 11,000 करोड़ रुपए कमाए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक हालिया दिनों में तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंदहार में अफीम की खेती करने वाले किसानों से कहा कि अब अफीम उगाना गैर कानूनी होगा। मुल्क में अफीम की खेती वाले सूबों में कंदहार काफ़ी अहम है। अफीम यहाँ की मकामी मईशत में बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। इसके चलते मुल्क भर में कच्चे अफीम के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। 18 अगस्त को तालिबानी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 18 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुल्क के नए जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो ड्रग के कारोबार की इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त मुजाहिद ने यह नहीं बताया था कि इस कारोबार को रोकने के लिए क्या किया जाएगा। अब तालिबान ने अफीम की खेती पर ही बैन लगा दिया है। कंदहार, उर्जुगान और हेलमान में मकामी किसानों ने कहा कि कच्चे अफीम के दाम 3 गुना हो गए हैं। पहले ये $70 में एक मिलता था, जबकि अब $200 में बिक रहा है। मज़ार शरीफ में भी अफीम की कीमत दुगनी हो गई है। कच्चे अफीम से ही हेरोइन ड्रग बनता है। ड्रग के कारोबार से ही तालिबान की 80,000 लड़ाकों की फंडिंग होती है। नाटो की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तालिबान ने ड्रग से 11,000 करोड़ रुपए कमाए। 2001 में अफीम का प्रोडक्शन 180 टन था, जो 2007 में बढ़कर 8,000 टन हो गया। तब अफगानिस्तान की जीडीपी में अफीम का इलीगल कारोबार का हिस्सा 60% था। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे नशीली अफीम उगती है। यही अफीम दुनिया भर में प्रोसेस ड्रग्स यानी हेरोइन के रूप में पहुंचती है, जो नॉर्मल अफीम होती है उससे 1500 गुना ज़्यादा नशीली होती है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पीर के रोज हिंदुस्तानी एथलेटिक्स ने धमाल मचा दिया। अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 19 साल की शूटर ने वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में पहला मकाम हासिल किया। वहीं देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन और योगेश कथुनिया ने डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा सुंदर सिंह गुज्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी बचपन से ही हैंडीकैप नहीं थी, बल्कि उनका और उनके वालिद प्रवीण लेखरा का 2012 में जयपुर से धौलपुर जाने के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। इसमें दोनों जख्मी हो गए थे। कुछ वक्त बाद उनके वालिद सेहतमंद हो गए, लेकिन अवनी को 3 महीने अस्पताल में बिताने पड़े। फिर भी रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से वो खड़े और चलने में कामयाब नहीं हुई। तब से वो व्हीलचेयर पर है। शूटर अवनी लेखरा के बाद जेवलिन थ्रो सुमित अंतिल ने हिंदुस्तान को एक और गोल्ड दिलाया। उन्होंने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित
आंतिल का सफर मुश्किलात भरा रहा। 6 साल पहले हुए सड़क हादसे में एक पैर गंवाने के बाद सुमित ने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी और बुलंद हौसले से हर हालात का डटकर मुकाबला किया। हिंदुस्तान ने पैरा ओलंपिक गेम्स में अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह हिंदुस्तान का अब तक का सबसे कामयाब पैरा ओलंपिक बन गया है। इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक और 1984 के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने 4 मेडल जीते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी एथलेटिक्स को बधाई भी दी है। वहीं डिस्क थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले विनोद कुमार से मेडल छीन लिया गया। इतवार के रोज रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया था। कुछ मुल्कों ने उनकी क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर एतराज जताया था। हिंदुस्तान के मिशन के सरबराह गुरशरण सिंह ने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने विनोद को उनकी क्वालिफिकेशन कैटेगरी में एलिजिबल नहीं पाया। हरियाणा के करनाल में महापंचायत में किसान कायदीन ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। किसान कायदीन ने 3 मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि लाठीचार्ज के बाद मरने वाले किसान के खानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही जो किसान जख्मी हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिले। लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए किसान कायदीन ने हुकूमत को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। कायदीन का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत बुलाएंगे। हरियाणा के करनाल में महापंचायत के जरिए किसान कायदीन ने हुकूमत को जमकर घेरा। किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर घरौंडा अनाज मंडी में हजारों किसान जुटे। महापंचायत में 12 बजे से 2:30 बजे तक करीब 23 किसान कायदीन ने तकरीरें की। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी राय पेश की। किसान कायदीन ने इज्तिमाई तौर से मांग की है कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाए जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था और उसके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया जाए। साथ ही कहा गया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से माफी मांगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 मलबे में दबे हुए हैं। ये वाकया पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव के पास पेश आया। रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया है। धामी ने कहा कि वो वहाँ फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने, चट्टानें गिरने से हालात बिगड़ गए हैं। 2 दिन पहले भी यहां बादल फटा था जिससे बाढ़ आ गई थी। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच वेस्टर्न यूपी के 6 जिलों में एक मिस्टीरियस वायरल फीवर ने पांव पसार लिया है। हफ्ते भर में इससे करीब 50 अमवात हुई हैं जिनमें 26 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के आंकड़े बता रहे हैं कि ये अमवात 7 दिन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में दर्ज की गई हैं। सभी मामलों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट के अलामात उभरे हैं। हालांकि सैकड़ों लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वायरल को मात देने में उन्हें 15 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लगा है। मरीजों की बढ़ती तादाद से सरकारी अस्पतालों में भी बिस्तरों की कमी होने लगी है। कुछ जगहों पर तो एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फिरोजाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हंसराज सिंह बताते हैं कि इस वायरल बुखार से मुतासरा 100 से ज़ायद बच्चों का उनके यहाँ इलाज किया जा रहा है। आगरा के ज़िले अस्पताल का भी यही हाल है। सबसे ज़्यादा 25 अमवात फिरोजाबाद में दर्ज की गई हैं। सीएमओ डॉक्टर नीता कुलक्षेत्र बताती हैं कि मरने वालों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। डॉक्टर इसे तशवीशनाक मुद्दा मान रहे हैं। पहले वायरल फीवर खत्म होने में 4 से 5 दिन लगते थे। इस वायरल फीवर को खत्म होने में 12 से 15 दिन लग रहे हैं। यहाँ एक बेड पर 2 से 3 मरीज रखे जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में इंतखाबात के बाद हुई तशद्दुद की जांच की मुखालिफत भी इलेक्शन के अंदाज में, चुनावी अंदाज में किया जा रहा है। नादिया ज़िले के छापरा में जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम की गाड़ी पंक्चर कर दी गई। टीएमसी वर्कर्स ने टीम को घेर कर जमकर नारेबाजी भी की। इस वाक़े के बाद सीबीआई ने 2 मामले नादिया ज़िले में दर्ज किए हैं। जुमला मिलाकर अब तक सीबीआई की टीम 28 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल वेस्ट बंगाल में 2 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए थे। दोपहर 12 बजे तक रुझानों से हुकूमत का चेहरा साफ हो चुका था। इसी बीच पूरी रियासत में पुरतशद्दुद वाक़यात होना शुरू हो गए थे। 2 से 5 मई के बीच बंगाल में कई जगह पे हमले हुए, मर्डर, रेप, आगजनी, मारपीट के वाक़यात सामने आए। ग्राउंड पर इसकी तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के अहकाम पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी 28 जून को वेस्ट बंगाल पहुंची। जांच के बाद कमेटी ने जुलाई के ख़त्म में हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 मई से 20 जून के बीच
934 रिपोर्ट पुलिस में अलग अलग जगह दर्ज हुई हैं। इसमें 29 मामले मर्डर के हैं, कत्ल के, 12 रेप के और हरासमेंट के हैं, जिस्मानी हरासमेंट के, और 940 लूट और आगजनी के थे। बीजेपी ने दावा किया है कि तशद्दुद में उसके 42 वर्कर्स मारे गए, हजारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। तृणमूल ने भी 15 से ज्यादा अपने वर्कर्स की मौत का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग तमाम पिटिशंस लगी हैं। तशद्दुद में मारे गए लोगों की अफराद खानदान ने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। रैनबैक्सी के साबिक प्रोमोटर्स मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह को जमानत दिलवाने व जेल में हिफाजत के नाम पर उनकी बीवियों से ठगी का मामला सामने आया। एक दलाल ने उनसे करीब 204 करोड़ रुपए ठगे हैं। दोनों साबिक प्रोमोटर्स की बीवियों ने खुद इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में शिवेंद्र सिंह की बीवी अदिति सिंह ने पहले ही ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी। अब मलविंदर की बीवी जपना सिंह की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये केस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत दर्ज किया है। मलविंदर की बीवी ने अपनी शिकायत में कहा कि उससे भी करीब 4 करोड़ रुपए जमानत के नाम पर ठगे गए हैं। इससे पहले शिवेंद्र की बीवी ने जमानत के नाम पर 200 करोड़ रुपए ठगने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में मुलजिम कैदी सुकेश से पूछताछ की जा रही है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक हुक्म जारी करते हुए पेरेंट्स को सेमेस्टर की फीस किस्तों में जमा करने की राहत दी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और दीगर पढ़ाई कर रहे हैं तलबा के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एआईसीटी ने सभी कॉलेजों को ये अहकाम जारी कर दिए हैं। एआईसीटी की तरफ से जारी अहकाम में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को किस्तों में फीस जमा करने की राहत कोरोना वबा को देखते हुए लिया गया फैसला है। अब कॉलेजों में सालाना और सेमेस्टर फीस एक साथ लेने के बजाय 3 से 4 किस्तों में जमा कराई जा सकेगी। कोई भी कॉलेज एक मुश्त फीस के पेमेंट के लिए तुलबा को और या उनके पेरेंट्स पर दबाव नहीं बना पाएगा। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि वबा की वजह से माशी हालात ठीक ना होने की वजह से पेरेंट्स पर दबाव डालना ठीक नहीं है। कॉलेज तुलबा तक इस राहत की जानकारी पहुंचानी होगी। कॉलेज इंतज़ामिया अपनी वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के साथ साथ तुलबा को मोबाइल व ईमेल पर इसकी इत्तला भी दें। कोई भी कॉलेज वबा के दौरान टीचर्स की खिदमत ख़त्म नहीं कर सकता। उन्हें पूरी सैलरी वक्त पर देना ज़रूरी होगा। किसी टीचर की खिदमत अगर ख़त्म हो गई है तो उसे उन अहकाम को वापस लेना होगा, यानी अगर किसी को निकाल दिया गया है तो उन्हें दोबारा वापस लेना होगा। अगर कोई भी कॉलेज टीचर्स को नौकरी से निकालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो को शेयर करते हुए मोदी हुकूमत पर तल्ख हमला किया। राहुल गांधी ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या आइन की दफ़ा 15 और 25 भी फरोख्त कर दिए गए हैं। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें अलग अलग मकामात पर एक ख़ास तबके के लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और उनसे जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ दिनों से ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं। इंदौर, दीवास, नीमच, रेवा समेत कई दीगर मकामात पर अक़लियती तबके के लोगों को कुछ शरपसंदों ने निशाना बनाया है। इससे कबल राहुल गांधी ने बीजेपी को मिलने वाले चंदे में इजाफे से जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर बरसर इख्तिदार तबके को तनकीद का निशाना बनाया था। बेटा पगा में 4 राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। बोल दे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। एक मासूम की मिन्नतों का असर इन मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र न पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद न कर, जय श्री राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती तो घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कश्मीर से दहशतगर्दी का जल्द सफाया हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से वहां अलायदगी पसंद क़ुव्वतों को जो ताकत मिलती थी वो ताकत अब ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हिमायत करने पर भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी पर अमल करते हुए हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में मसरूफ़ है।
पीर को आंजहानी बलराम जी दास टेंडन लेक्चर सीरीज में कौमी सलामती के मौजू पर अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि कश्मीर में बाकी दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये भी यकीन है क्योंकि वो ताकत जो अलायदगी पसंद क़ुव्वतों को आर्टिकल 370 और 35A की वजह से वहाँ उन्हें हासिल थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं होगा। साथियों, सीमा सुरक्षा के दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए हैं। 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम चिंता करते हैं। पिछले लगभग 75 सालों में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर हर चुनौती का न केवल डटकर सामना किया है बल्कि उन पर विजय भी हासिल की है। जब से भारत आजाद हुआ है, कई बार विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है, जिससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। अब बात करते हैं कोरोना के केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,68,555 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी दौरान 7,075 अफराद की जान गई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 21,73,95,093 हो गई है, जबकि इससे अब तक 45,18,453 अफराद मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,85,00,000 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 43,374 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 34,843 लोग ठीक हुए और 527 की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 7,993 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केरल में हालात काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में 29,836 केसेस आए और 75 मरीजों की मौत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले 100% लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज उन्हें लग चुका है। हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान पहली बार सेंसेक्स ने 56,958 और निफ्टी ने 16,951 का रिकॉर्ड लेवल छुआ। सेंसेक्स 765 पॉइंट्स चढ़कर 56,890 पर और निफ्टी 226 पॉइंट्स चढ़कर 16,931 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 56,329 पर और निफ्टी 16,775 पर खुला था। बाजार में जमकर खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर्स में खरीदारी हुई। बजरंगी भाईजान का वो सीन शायद लोगों को याद ही होगा जिसमें पाकिस्तानी रिपोर्टर बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ईद पर कराची रेलवे स्टेशन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लगातार आने जाने से रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। दरअसल ये सीन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। वीडियो था कराची के रिपोर्टर चांद नवाब का और 2008 में ये यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। ये इतना वायरल हुआ कि चांद नवाब रातों रात पॉपुलर हो गए। अब चांद नवाब अपने इस वीडियो की नीलामी कर रहे हैं। ये वीडियो तब का है जब चांद नवाब कराची के एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते थे। चांद नवाब ने फाउंडेशन ऐप पर ये वीडियो नीलामी के लिए नॉन फंगेबल टोकन के तौर पर रखा है। NFT वो प्लेटफॉर्म है जिस पर डिजिटल प्रॉपर्टी के ज़रिए क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं। इसकी मिनिमम कीमत 20 इथोरियम टोकन यानी $63,604 रखी गई है। हिंदुस्तानी करेंसी में यह कीमत 46,74,000 रुपये है। चांद नवाब ने नीलामी प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं चांद नवाब हूं और मैं पेशे से रिपोर्टर हूं। 2008 में मेरा ये वीडियो
यूट्यूब पर आया था। इसमें मैं रेलवे स्टेशन पर ईद को लेकर जमा हुई भीड़ और आपाधापी का जिक्र कर रहा हूं और इस वीडियो की वजह से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के सभी लोगों ने इस वीडियो की वजह से मुझे बहुत प्यार दिया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।